अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो बच्चों, आप लोगों ने ज़रूर सैटेलाइट्स के बारे में सुना होगा कि जो सैटेलाइट्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ रॉकेट लॉन्च की जाती हैं इन स्पेस। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम किसी भी चीज़ को स्पेस में भेजें और वो स्पेस के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। जब भी रॉकेट से हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं तो रॉकेट से अलग होकर वो सैटेलाइट्स एक स्पीड से रिवॉल्व करने लगती हैं अराउंड अर्थ। तो क्या स्पीड होनी चाहिए किसी भी सैटेलाइट के लिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के ख़िलाफ़ जाते हुए अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व होती रहे। तो उस पर्टिकुलर स्पीड को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और इन दी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी की मदद से हम ऑर्बिटल टाइम पीरियड देखेंगे कि जो सैटेलाइट्स हैं उनका टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कितना होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या मुराद है। देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं एज मिनिमम वेलोसिटी जो कि किसी बॉडी के पास होनी चाहिए टू स्टे इन ऑर्बिट। देखो, नाम से ही जाहिर है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी वेलोसिटी जो है वो दरकार है कम से कम किसी भी सैटेलाइट के लिए। और सैटेलाइट से मुराद कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी मैसिव बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है। और फिलहाल हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से मैं जो है वो बार बार अर्थ बोलूँगा, लेकिन याद रखिए सैटेलाइट किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट की हो सकती है। So minimum velocity is orbital velocity is defined as the minimum velocity a body must maintain to stay in orbit। और ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस होना चाहिए। कहाँ कहाँ बैलेंस होना चाहिए? जो ग्रेविटी का पुल है जो कि यहाँ पे ए से शो हो रहा है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो इनर्शिया होता है किसी बॉडी के मोशन का। जब भी किसी बॉडी को फेंकते हैं यानी कि हम उसको ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च करते हैं इन स्पेस, तो वो अपने इनर्शिया की वजह से बाहर जाने की कोशिश करता है ग्रेविटी से, और ग्रेविटी जो है वो उसे खींचती है अर्थ की तरफ। तो जैसे ही दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी रिवॉल्व करने लगती है इन एन ऑर्बिट, और उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और अगर हम किसी सैटेलाइट की बात करें जो कि रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड अर्थ, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है किसी भी सैटेलाइट की वो डिपेंड करती है ऑन इट्स एल्टीट्यूड अबव द अर्थ, कि अर्थ से वो कितना ऊपर है। ठीक है ना, अर्थ से कितना ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और याद रखिए, द नियरर इट इज़ टू द अर्थ, वो कितना नियर है अर्थ से, द फास्टर द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। जितना ज़्यादा करीब होगी जो सैटेलाइट है अर्थ से, उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सैटेलाइट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये लॉजिक है सिंपल सी, कि जितना जो है वो कोई भी सैटेलाइट अर्थ से करीब होता है उतनी ही ऑर्बिटल वेलोसिटी उसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। यानी कि इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो इस करीब वाले की होगी, और उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो इस वाले की होगी, येलो वाले की, और उसके बाद ग्रीन वाले की। क्योंकि जितना दूर होता चला जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से, उतनी ग्रेविटी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी कम करनी पड़ती है। तो आइए अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो देखो, यहाँ पर हमने जो सपोज करा है पहले मैं वो लिख देता हूँ। लेट अस कंसिडर, हमने क्या क्या सपोज किया है यहाँ पे सबसे पहले हमने अर्थ को सपोज करा है जिसका मास m ही है। ठीक है ना, ये किसी भी प्लैनेट का मास हो सकता है, कैपिटल M से भी शो कर सकते हैं। फिलहाल मैं अर्थ की बात समझा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ अर्थ। इसके अलावा जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ, उसको हमने स्मॉल m का नाम दे दिया है, और ये स्मॉल m जो है वो किस चीज़ का मास हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट, के उस सैटेलाइट का मास कितना है। ठीक है, अच्छा, अब अहम बात यह है जो ऑर्बिटल रेडियस है वो अर्थ के सेंटर से नापते हैं और सैटेलाइट तक जो है वो मेजर करते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ना O, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट तक का M तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो स्मॉल r से शो करूँगा, और इसको नाम देते हैं ऑर्बिटल रेडियस। लेकिन एक समझने वाली बात यह है जो कि आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो r के बराबर है ना, रेडियस ऑफ अर्थ के, और अर्थ से जो हाइट है उसको हमने h से शो कर दिया है। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल रेडियस है बेसिकली वो बराबर हो सकता है आर ई प्लस एच के। आर ई हो गया रेडियस ऑफ अर्थ जो कि अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का होता है, और फिर सैटेलाइट की कितनी हाइट है ज़मीन से उसको एच से शो कर देंगे। तो याद रखना
वैसे तो ऑर्बिटल रेडियस को स्मॉल आर से शो करते हैं, बट एक्चुअली इट कैन बी इक्वल टू आर ई प्लस एच, यानी कि आर ई रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस कर देंगे उसकी हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर समझना यह है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बार बार डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि गिवन कंडीशन ये है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर से शो कर देते हैं, जो यहाँ पे इसकी फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, एफ जी से शो कर देता हूँ। एक्चुअली वो किसकी वजह से होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करती है, सेंटर की तरफ खींचती है। और वो फोर्स जो कि अवे लेके जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि डिपेंड करती है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी? सबसे पहली बात यह, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो एक्चुअली किसके बराबर होगी? वो बराबर होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो कि डिपेंड करती है टेंजेंशियल वेलोसिटी पे, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना सेंटर से अवे जा सकती है बॉडी। अच्छा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैसे मालूम करेंगे? यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इस यूनिवर्स के अंदर हर दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनके दरमियान में ग्रेविटी पाई जाती है, ग्रेविटेशन पाई जाती है। और वो याद होगा पूरा का पूरा लॉ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था फोर्स का। और इस केस में क्या बनेगा? इन दिस केस यही जो फार्मूला है इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। क्या फ़र्क आएगा? एफ़ को तो मैं एफ ही लिख देता हूँ, ठीक है, या एफ जी कर देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हो जाएगा कैपिटल जी। पहली ऑब्जेक्ट जो है वो एम ही है, अर्थ का मास। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सैटेलाइट है, एम। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन देयर सेंटर्स, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आता है, उसको हमने आर से शो करा है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एक्चुअली ग्रेविटेशन की वजह से। एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय, उसको कैसे लिख सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिख सकते हैं एक्चुअली सेंट्रीपिटल के ही बराबर होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। सही है, ये बराबर होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ अगर इक्वेशन 1 में पुट करें, जिसके मुताबिक हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बराबर होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी एफ जी जो है वो बराबर आ जाएगा एफ सी के। एफ जी की वैल्यू है कैपिटल जी एम ई एम ओवर आर का स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है एफ सी यानी कि एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ। सबसे पहले m से m हो गया कैंसिल, यानी कि मास ऑफ सैटेलाइट पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है। जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ना, मास पे डिपेंड नहीं करती कि सैटेलाइट का मास कितना है। जितनी बड़ी जितनी भारी सैटेलाइट हो, डजेंट मैटर। एक आर से एक आर कैंसिल करते हैं और v की वैल्यू को अलग करते हैं। तो पहले तो आपको नज़र आ रहा है वी स्क्वायर अलग होगा, ये वी स्क्वायर अलग हो गया, तो बच गया कैपिटल जी एम ई ओवर आर। अब क्योंकि वैल्यू मुझे v की चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा v के बराबर और ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई ओवर आर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। और याद रखिए व्हाट इज आर? आर किसको शो करता है? आर शो करता है ऑर्बिटल रेडियस को, जो कि हम अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं। बट हो सकता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको ज़रूरत पड़े, हाइट गिवन हो, तो बेहतर ये है कि मैं एक फार्मूला आपको हाइट वाले टर्म्स में ही बता दूं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आर है, आपको यहाँ पे फिगर में भी नज़र आ रहा होगा, आर एक्चुअली दो चीज़ों को ऐड करके आ रहा है। आर आ रहा है जब एच में आर ई को ऐड कर देते हैं तो आर के बराबर आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। देयरफॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो बन जाएगा कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है जी। और कैपिटल जी जो है, ये तो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10⁻⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
जबकि एमी आपको पता है एमी किस चीज़ का मास है जिस भी प्लेनेट की बात हो रही हो ना, फिलहाल तो मैं आपको अर्थ के लिए समझा रहा हूँ। और यहाँ पर एच हाइट है, एच हाइट हो गई हाइट ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है उसकी हाइट कितनी है, और इसी के साथ साथ जो बच गया हमारे पास आर ई, ये उस प्लैनेट का रेडियस होगा जिसके अराउंड आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फिलहाल मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी। तो दूसरी जो बात मैंने आपको बोला था हमें ड्राइव करनी है वो है टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस के दरमियान का एक डिस्टेंस, यानी कि कितना टाइम पीरियड होना चाहिए सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाने के लिए, उसको कितनी देर लगनी चाहिए। आपको पता है ना, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन मुकम्मल होने में कितनी देर लग रही है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड की डेफिनेशन निकालें तो टाइम पीरियड होता है एक रोटेशन मुकम्मल होने में कितनी देर लग रही है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr/v के बराबर। अच्छा, अब ये कैसे निकला फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे अलग से। देखो, वैसे आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में हुआ। अब मैं आपको कह रहा हूँ टाइम पीरियड का मतलब एक रोटेशन की बात हो रही है। अगर बात हो रही है एक रोटेशन की, तो एक रोटेशन का मतलब हो गया, v को तो चलो v लिख दिया, एक रोटेशन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये जो पूरा फासला होता है ना एक सर्किल का, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं सर्किल का, और सर्किल का सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr के, और बाकी टाइम जो लगता है पूरा सरकमफेरेंस मुकम्मल होने में उसे कैपिटल टी से शो करते हैं। यहीं से अगर t और v को रीअरेंज करोगे तो t बराबर आ जाएगा 2πr/v के। तो एक्चुअली टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव होता है, हमने थ्योरी में भी स्टडी करा था, यहाँ पे मैंने आपको दोबारा बता दिया। अच्छा जी, अब वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, स्मॉल आर वाली पुट करूँगा क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस के साथ रिलेशन चाहिए पहले। तो v बराबर होता है कैपिटल G me/r, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ये बन जाएगा देयरफॉर कैपिटल T बराबर आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय, और v की जगह पे v की वैल्यू कैपिटल G me/r, और स्क्वायर रूट के अंदर है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो हमें इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट से, ताकि फिर दो दो आर तो नहीं चल सकते ना फॉर्मूले में। तो कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करके क्या फ़ायदा हुआ, ये बन गया t का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर r हो गया, और डिवाइड में लिखा हुआ है कैपिटल G me/r। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला r ऊपर चला गया और नीचे आ गया कैपिटल G और me। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लो तो ये आ गया हमारे पास t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r कितना बन गया, r बन गया क्यूब, डिवाइडेड बाय कैपिटल G और me। अब ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको फॉर्मूले को, या आप इस चाहो तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो। कैसे, अगर मैं चाहूँ कि मैं t की वैल्यू निकाल लूँ तो ये भी सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर t का फॉर्मूला बनाना है तो हम कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट t आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है पाई। अच्छा, यहाँ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा r की पावर 3/2 के, और यहाँ पे सीधा सीधा रूट में आ जाएगा हमारे पास कैपिटल G और me। ठीक है, ये एक फार्मूला बन सकता है। ये पता ना कैसे आया है, देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, r क्यूब तो पहले से लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो r 3/2 भी लिखा जा सकता है। ओके, तो दोनों तरीके कार सही हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।